जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार द लॉजिकल साइंस में। मैं हूं आलोक सिंह आतिश और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं साइंस न्यूमेरिकल के 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन की। जी हां दोस्तों, आप सभी में से कई मित्रों का लगातार ये नीचे कमेंट था कि गुरुजी न्यूमेरिकल के भी कुछ सेशन होने चाहिए। मेरे मित्र, बिल्कुल हम लोग न्यूमेरिकल सेशन भी देखेंगे और उसी कड़ी में हम लोग आज के इस वीडियो सेशन में 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो आपके आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। ध्यान में रखेंगे कि ये सभी क्वेश्चन आपके नए हैं जो कि आपके पिछले रेलवे एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है कि गुरुजी ये क्वेश्चन आएगा या नहीं आएगा। आपको यहां से सिर्फ कंसेप्ट सीखना है, बाकी डाटा कहीं का भी चेंज रहे सर, अगर आपके पास कंसेप्ट है तो क्वेश्चन को आप आसानी से टेकल करोगे। साथ ही आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि इस सेशन का जो भी क्वेश्चन है उसका पीडीएफ आपको कहां मिलेगा, यानी कि सॉल्यूशन सहित, जिसको आप बोर्ड पीडीएफ कहते हैं, ये हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप वहां से जाकर के पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हैं। बहरहाल आइए अपने सेशन की शुरुआत करते हैं और चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। मेरे मित्र, आप सबों का जो पहला क्वेश्चन है आज के इस सेशन का, क्वेश्चन नंबर 1, बड़ा ही सरल सा क्वेश्चन। ध्यान दीजिएगा, आपसे पूछा जा रहा है कि अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन द्रव्यमान के अनुसार डैश अनुपात में मौजूद होते हैं। ऑप्शन है 11:6, दूसरा ऑप्शन है 1:3, तीसरा ऑप्शन है 14:3 और चौथा ऑप्शन है 9:6। मेरे मित्र, कई मित्रों के लिए ये सवाल जो है वो बहुत ही इजी होगा और कई मित्र सोच रहे होंगे कि गुरुजी ये कैसे बनेगा। और ध्यान दीजिएगा कि इस टाइप के प्रश्न में हम लोग कहां पे फंसते हैं, तो हम लोग यहाँ पे जो कंपाउंड बोला जाता है उसके फॉर्मूला में फंसते हैं। तो आप सभी ये चीज हमेशा ध्यान में रखेंगे अपने कंसेप्ट के लिए कि अगर कभी बात की जाएगी किसकी, अमोनिया की, किसकी बात की जाएगी, अमोनिया की, तो आप सभी कहना कि इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है, अणुसूत्र होता है, वो क्या होता है, NH3 होता है। और साथ ही अगर बात की जाएगी कहीं पे भी अमोनियम की, तो आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला जो होता है वो NH4 होता है। मेरे मित्र, आपसे पूछा जा रहा है कि अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन द्रव्यमान के अनुसार डैश अनुपात में होते हैं। तो मेरे मित्र, आप सभी ध्यान में रखेंगे कि चूंकि जब हम लोग अमोनिया की बात करते हैं तो आपका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो NH3 है और आप सबों को मालूम है कि नाइट्रोजन के एक परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है। आप सभी कहते हैं कि गुरुजी 14 होता है। तो मेरे मित्र, नाइट्रोजन का जो परमाणु द्रव्यमान है उसको हमने 14 लिख दिया। अब हाइड्रोजन के एक परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है, एक, यहाँ पे कितने परमाणु हैं, आप कहेंगे सर 3, तो हाइड्रोजन का जो यहाँ पे आपका टोटल द्रव्यमान हो जाएगा वो कितना होगा सर, 3 हो जाएगा। आपसे क्या कहा जा रहा है कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन द्रव्यमान के अनुसार डैश अनुपात में मौजूद होते हैं। यहाँ पे आप रेशियो लगा दीजिए। आप सभी क्या कहेंगे सर, 14:3 के अनुपात में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन अमोनिया में मौजूद होते हैं। तो सही आंसर आप कहिएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मेरे मित्र, ध्यान में रखेंगे कि इस क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व कराने का मकसद हमारे पास ये नहीं था कि आपको इजी वे में इसको सॉल्व करा दे, आपको और ज्यादा एग्जांपल दे करके अगर आपको इसके इतर क्वेश्चन पूछ दिया जाए तब वहां पे कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे कि अगर यहीं पे हम बात कर लें अमोनियम की, तो अमोनियम में अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का द्रव्यमान के हिसाब से क्या अनुपात होगा, तो आप कहेंगे सर नाइट्रोजन का अभी जस्ट आपने बताया है कि मास कितना होता है, तो आप कहेंगे 14, और हाइड्रोजन के एक परमाणु का द्रव्यमान 1 होता है, तो यहां पे 4 है, तो कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 4 हो जाएगा। और मेरे मित्र, जब आप इसको कैंसिल करने की कोशिश करेंगे तो 2 7 14 और क्या हो जाएगा, आप कहेंगे 2 दूना 4, यानी कि अमोनियम में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन द्रव्यमान के हिसाब से क्या होंगे, तो सर 7:2 के रेशियो में होगा। किस रेशियो में होगा, तो आप कहेंगे सर 7:2 के रेशियो में होगा। इसी तरीके से अगर आपसे कहीं पे ये पूछ दिया जाए कि HCl में हाइड्रोजन और क्लोरीन द्रव्यमान के हिसाब से किस अनुपात में होंगे, तो क्या करना है, जो भी सर किसी भी यौगिक में परमाणु होगा, क्योंकि कोई भी सर यौगिक बनेगा तो परमाणुओं के आपस में संयोजन से बनेगा, तो किसी भी यौगिक में अगर द्रव्यमान के हिसाब से उसके अवयवी परमाणु का अनुपात पूछा जाएगा, तो सर जो परमाणु द्रव्यमान होगा उसका हमको सिंपल अनुपात निकाल लेना है, वही हमारा आंसर होगा। जैसे कि HCl में अगर पूछा जाए तो हाइड्रोजन के एक परमाणु का द्रव्यमान 1 हो गया और क्लोरीन के एक परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है सर 35.5, तो 1:35 लिख सकते हैं या 1:35.5 लिख सकते हैं। इसी तरीके से अगर बात किया जाए किसकी, आपसे यह पूछा जाए कि H2SO4 में
H2SO4 में हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन का सरल अनुपात क्या होगा द्रव्यमान के हिसाब से। या क्वेश्चन ये पूछा जाए कि आपका जो सल्फ्यूरिक अम्ल है, इस सल्फ्यूरिक अम्ल में हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन द्रव्यमान के हिसाब से किस अनुपात में होंगे, तब आप क्या करेंगे मेरे मित्र, यहां पे भी आप वही फॉर्मूला लगाएंगे जो आपने बाकी के ऑप्शन, बाकी के एग्जाम्पल को सॉल्व करने में लगाया है। क्या कहोगे कि गुरुजी हाइड्रोजन के एक परमाणु का द्रव्यमान 1 होता है, यहां पे 2 है तो यहां पे हमने 2 रख दिया। अब अनुपात निकालना है सब में। अब यहां पे दिया हुआ है सर सल्फर, आप सबों को मालूम है कि सल्फर के एक परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है, आप कहेंगे सर 32 होता है। और मेरे मित्र यहां पे ऑक्सीजन का भी आपको रेशियो निकालना है, तो आप कहेंगे गुरुजी ऑक्सीजन के एक परमाणु का द्रव्यमान 16 होता है। चूंकि यहां पे ऑक्सीजन 4 है तो 16 चौका आप कहेंगे 64। मेरे मित्र अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, जो रेशियो आएगा वही आंसर होगा। तो इस तरह का कोई भी सवाल आपसे पूछा जाए किसी भी यौगिक के बारे में कि किसी यौगिक में उसके अवयवी तत्व द्रव्यमान के अनुसार डैश अनुपात में होते हैं, तो आप सभी हमेशा ध्यान में रखेंगे कि वो जो यौगिक होगा उसके जो कंपोनेंटल एटम्स होंगे यानी कि अवयवी परमाणु होंगे, उसका द्रव्यमान का अनुपात निकाल लेना है, वही हमारा क्या होगा सर आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप सभी इस क्वेश्चन को समझ पाए होंगे और अब इस टाइप के किसी भी प्रश्न को आप आसानी से टैकल कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, बड़ा ही सरल सा क्वेश्चन है। ये भी आपसे पूछा जा रहा है कि नमक का अनुभार लगभग कितना होता है। अब मेरे मित्र मॉलिक्यूलर वेट इसको हम लोग कहते हैं इंग्लिश में, यहां पे ध्यान में रखेंगे कि ये जो अनुभार है इसको क्या कहा जाता है, मॉलिक्यूलर वेट कहा जाता है। और हमेशा ध्यान में रखिएगा कि अनुभार क्या होता है, तो किसी भी यौगिक में उपस्थित सभी परमाणुओं के द्रव्यमान का भार होता है। आपसे यहां पे क्वेश्चन करा जा रहा है कि नमक का अनुभार कितना होता है, तो चला जी नमक के लिए आप लोग फॉर्मूला क्या लिखते हो, NaCl, सोडियम क्लोराइड, साधारण नमक इसी को बोला जाता है। आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी सोडियम का जो एक परमाणु है उसका द्रव्यमान कितना होता है, आप कहते हैं कि गुरुजी 23 होता है, क्योंकि सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 और हम लोग द्रव्यमान 23 लेते हैं। अब क्लोरीन है तो क्लोरीन के एक परमाणु का द्रव्यमान अभी जस्ट आपने देखा है कि गुरुजी 35.5 या 35 ही मान लीजिए। यहां पे आप क्या कहेंगे कि सर जी ये हो गया 58। ध्यान में रखेंगे कि यहां पे NaCl के अनुभार को निकालने के लिए हमने क्या करा, तो सर NaCl में जितने भी परमाणु थे यानी कि नमक में जो भी इसके अवयवी परमाणु थे उन सभी के द्रव्यमान को हमने जोड़ दिया। कितना आया, 58 ग्राम। मेरे मित्र ध्यान में रखना कि जब हम लोग किसी यौगिक के अनुभार को रिप्रेजेंट करते हैं तो किस में रिप्रेजेंट करते हैं, आप सभी ध्यान में रखेंगे ग्राम पर मोल में रिप्रेजेंट करते हैं। किस में रिप्रेजेंट करते हैं, ग्राम पर मोल में रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहां पे हम ये कह सकते हैं कि गुरुजी ये 58 ग्राम पर मोल हो जाएगा। तो आप देख लीजिए किस ऑप्शन में है, आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर डी में। अब मेरे मित्र अगर आपसे यहां पे ये सवाल कर दिया जाए, कि जो आपका CaCl2 होता है, यानी कि कैल्शियम क्लोराइड होता है, इस कैल्शियम क्लोराइड का अनुभार क्या होगा, तो आप सभी क्या कहेंगे, कि गुरुजी कैल्शियम के एक परमाणु का द्रव्यमान हम सबों को मालूम है 40 लेते हैं, और क्लोरीन के एक परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है, आप कहेंगे सर यहां पे 35 लिए हैं हम लोग, 35.5 भी लेते हैं। तो आप 35 दूना 70 ले सकते हैं या 35.5 दूना 71 भी ले सकते हैं, जो आपको सुविधा लगे वो ले सकते हैं। तो क्या कहेंगे कि गुरुजी क्लोरीन के एक परमाणु का द्रव्यमान अगर हम 35.5 लेंगे तो 35.5 दूना कितना हो जाएगा, 71। तो आप कहेंगे सर 40 + 71 ये कितना हो गया, 1 और 7 4 11, यानी कि 111 ग्राम पर मोल। कितना हो गया, 111 ग्राम पर मोल। और इस तरह का कोई भी कंपाउंड दे दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि उसका अनुभार क्या होगा, तो सिंपल फॉर्मूला क्या याद रखना है कि उस यौगिक में जितने भी परमाणु हैं उन सभी के द्रव्यमान को लिख के सबको इकट्ठे जोड़ देंगे, आंसर हमारा आ जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि इस टाइप के प्रश्न को आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। ध्यान में बस यही चीज रखना है कि अनुभार आपको ग्राम में दे दिया रहेगा या कहीं पे ग्राम पर मोल भी दिया हुआ रहेगा। अच्छा, अगर आपसे यहीं पे सवाल यह कर दिया जाए कि 1 मोल नमक का अनुभार कितना होगा, तब आप क्या कहेंगे, तो आप सभी याद रखना कि 1 मोल नमक की बात करेंगे मतलब क्या हुआ सर, जो हमारा नमक है उसका जो 1 मोल होगा वो किसके बराबर होगा, नमक के अनुभार के बराबर होगा। इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं कि सर अनुभार जो है वो ग्राम पर मोल के रूप में भी लिखा जाता है। ध्यान में आप ये भी रखेंगे कि चूंकि 1 मोल में आपका क्या होता है, एवोगाड्रोस नंबर 6.022 × 10⁻23 परमाणु अणु या आयन होता है। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि नमक के 6.022 × 10⁻23 परमाणु में या सॉरी यहाँ पे अणु में कितने ग्राम होंगे, तो आप कहेंगे 1 मोल 58 ग्राम के बराबर होता
होता है और 1 मोल एवोगाड्रो संख्या के बराबर होता है, तो जाहिर सी बात है कि एवोगाड्रो संख्या इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 मोल द्रव्यमान यानी कि 58 ग्राम। तो मुझे उम्मीद है कि आप इस चीज को भी समझ पाए होंगे। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। मेरे मित्र, आपका जो अगला क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 3। ध्यान से देखिएगा क्या पूछा जा रहा है कि किसी चालक को 6 वोल्ट की बैटरी से संयोजित किया गया है। मान लीजिए कि चालक के सिरों के बीच विभवांतर V1 है, इसे 9 वोल्ट की बैटरी के साथ संयोजित किए जाने पर विभवांतर V2 हो जाता है। V1 बटा V2 का मान क्या होगा? मेरे मित्र, आपसे यह पूछा जा रहा है कि किसी चालक को 6 वोल्ट की बैटरी से संयोजित किया गया है और आपसे कहा जा रहा है कि मान लीजिए कि इसके सिरों के बीच विभवांतर V1 है। आप क्या कहेंगे कि गुरुजी यहां पे जो V1 मानने के लिए कहा गया है तो ये V1 ही है, V1 ही मेरा क्या है, 6 वोल्ट है, क्योंकि बैटरी से हमें क्या मिलती है? आप कहेंगे सर पोटेंशियल मिलती है, विभव मिलती है, और 6 वोल्ट का बैटरी है तो विभवांतर और विभव हमारा कितना होगा? आप कहेंगे सर 6 वोल्ट ही होगा। तो अगर हम यहाँ पे V1 इक्वल टू 6 वोल्ट लिख दे तो क्या आपको कोई दिक्कत होगा? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। फिर कहा जा रहा है कि इसे 9 वोल्ट की बैटरी के साथ संयोजित किए जाने पर विभवांतर कितना हो जाता है? V2। फिर वही बात क्या कहिएगा कि गुरुजी V2 इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा? 9 वोल्ट हो जाएगा। आपसे क्या कहा जा रहा है कि V1 बटा V2 का मान क्या होगा? सिंपल रेशियो निकाल लेना है। V1 बटा V2 इक्वल टू 6 भी बटा 9 भी, ये भी और ये भी कैंसिल। आप कहेंगे 2 तिया 6 हो जाएगा, सॉरी नहीं कटेगा 2 से। यहां पे आप इसको, अच्छा ये 6 है ना, हाँ ठीक है। आप कहेंगे 3 दूना 6 हो जाएगा और 3 तिया 9 हो जाएगा। ये कितना हो गया सर? 2 बटा 3, यानी कि V1 और V2 का जो रेशियो होगा वो 2/3 यानी कि 2:3 हो जाएगा। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ध्यान में रखेंगे कि एग्जाम में अगर इस टाइप के प्रश्न को पहले से सॉल्व करके नहीं जाते तो ये परेशानी का कारण बन सकता है। आप कहेंगे सर बहुत इजी तो कैसे का कारण बनेगा? एग्जाम तो जाना हुआ चीज भी इंसान भूल जाता है। तो आप हमेशा कोशिश कीजिए कि सर एग्जाम में जाने से पहले यानी युद्ध में जाने से पहले आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं आप उतना कर लीजिए, ताकि आप वहां पे जाएंगे तो क्या होगा सर, आप हड़बड़ाएंगे नहीं और आंसर आप सटीक दे पाएंगे। बात कर लेते हैं सर नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है कि दो प्रतिरोध ए एक 20 ओम और बी 30 ओम समांतर क्रम में संयोजित है। इस संयोजन को 3 वोल्ट बैटरी से संयोजित किया गया है। बैटरी से प्रवाहित होने वाली धारा डैश है। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन 2 फॉर्मेट में पूछा जा सकता था। अगर आपको यहां पे ये कह देता कि 20 ओम प्रतिरोध से जो प्रवाहित धारा है उसका मान क्या होगा, तो सर वैल्यू अलग आता। क्वेश्चन करा जाता कि 30 ओम से प्रवाहित धारा का मान क्या होगा, क्वेश्चन हमारा अलग हो, आंसर हमारा अलग हो जाता। लेकिन यहां पे आपसे सवाल यह कहा जा रहा है कि बैटरी से प्रवाहित धारा कितनी होगी, बैटरी से प्रवाहित धारा कितनी होगी। तो मेरे मित्र आप सभी हमेशा ध्यान में रखना कि चूंकि जब भी हम लोग समांतर क्रम में संयोजन की बात करेंगे फिर श्रेणी क्रम में संयोजन की बात करेंगे, अगर हमसे यह कहा जाएगा कि बैटरी से प्रवाहित होने वाली धारा कितनी है तो टोटल प्रतिरोध निकाल लेंगे और जो विभवांतर हमारा दिया जाएगा उसका हम लोग अनुपात निकाल देंगे, आंसर आ जाएगा। आपको बस ये याद रखना है कि अगर प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हुए रहते हैं तो सभी प्रतिरोध से एक ही धारा बहेगी, और अगर समांतर क्रम में जुड़े हुए रहते हैं तो सभी प्रतिरोध से क्या होती है सर, तो सर अलग अलग धारा बहती है। और विभवांतर क्या होता है सर, सभी प्रतिरोध का समांतर क्रम में सेम होता है। बस ये चीज ध्यान में रखिएगा। लेकिन यहां पे हमको ये सब कंसेप्ट नहीं लगाना है, सीधे क्वेश्चन कहा जा रहा है कि 3 वोल्ट की बैटरी से संयोजित किया गया है, बैटरी से प्रवाहित होने वाली धारा डैश है। हम कहेंगे सर पहले तो ये देखेंगे कि टोटल प्रतिरोध हमारा कितना है। क्योंकि प्रतिरोध को समांतर क्रम में संयोजित किया जा रहा है तो हम लोग कहेंगे कि सर एक प्रतिरोध RA जो है, एक प्रतिरोध हमारा R1 इसको मान लेते हैं ए वाले को, ये कितना है 20 ओम, और R2 हमारा कितना है, आप कहेंगे सर जी ये 30 ओम है। कितना है, 30 ओम। अच्छा अब आप कहेंगे कि गुरुजी हम फॉर्मूला लगाएंगे 1/RP इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। तो चला जी हम ये फॉर्मूला बताने आपको नहीं आए, कब तक ये फॉर्मूला आप लगाते रहिएगा, कहिया तक लगाते रहिएगा। इसे जोड़ जोड़ करके आप भिन्न का जोड़ करेंगे, भिन्न का घटाव करेंगे। सबों को मालूम है कि ये 1/R1 प्लस 1/R2 को अगर सॉल्व किया जाए तो ये क्या होगा, R1 इंटू R2 बटा R1 प्लस R2 के बराबर होगा। तो चला जी ये जो आपका R1 इंटू R2 बटा R1 प्लस R2 होगा ये 1/RP के बराबर नहीं होगा। आप क्या कहेंगे कि सर सीधे, चूंकि इसको हम सॉल्व करेंगे तो हम सीधे ये कहेंगे कि RP इक्वल टू R1 इंटू R2 बटा R1 प्लस R2 होगा।
अब ध्यान दीजिएगा, समांतर क्रम की बात कर रहे हैं, रेसिस्टेंस इन पैरेलल फॉर्म, क्या कहिएगा कि गुरुजी R1 इंटू R2 यानी कि 20 गुना 30, कोई दिक्कत है चला? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। प्लस 20 प्लस 30, कितना आसानी से सॉल्व हो जाएगा, 600। अब 20 और 30 50, आप कहेंगे सर 12 पंच 60। मेरे मित्र आप एक ही बार में आरपी कितना निकाल लिए हैं? सर जी आरपी जो है वो हमारा 12 ओम आ गया, यानी कि टोटल प्रतिरोध कितना है? आप कहेंगे 12 ओम। ध्यान देंगे कि क्वेश्चन में आपका जो विभवांतर है वो कितना है, तो आपके सर क्वेश्चन में दिया हुआ है 3 वोल्ट। तो सर अगर भी आपका 3 वोल्ट हो तो चला जी आई आपसे नहीं निकलेगा, आई नहीं निकलेगा। आप क्या कहेंगे कि गुरुजी I इक्वल टू V बाई आर होता है, V हमारा 3 वोल्ट है और प्रतिरोध कितना है टोटल? तो सर जी 12, 3 एकम 3, 3 चौका 12, 1/4, 0.25। 0.25 क्या? सर धारा निकाल रहे हैं एम्पियर। तो सही आंसर देख लीजिए क्या होगा, आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान देंगे कि अगर आपको ये प्रोसेस मालूम है, ये प्रोसीजर मालूम है, तो थोड़ा सा ये यहाँ पे जो आप एलसीएम लेंगे फिर उसको जोड़ेंगे घटाएंगे, उससे आपको यहाँ पे कम टाइम लगेगा। बस आप सभी ध्यान में रखना कि हम लोग सीधे सीधे आरपी इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं, R1 इंटू R2 बटा R1 प्लस R2। अच्छा ये कोई नया फॉर्मूला नहीं है, मैंने कई बार अपने सेशन में आप सबों को बताया है। और साथ ही मेरे मित्र अगर यहां पे ये क्वेश्चन कर दिया जाता कि यहां पे 20 ओम प्रतिरोध से कितनी धारा बहेगी, तो आप सभी ये याद रखेंगे कि समांतर क्रम में सभी प्रतिरोध से अलग अलग धारा बहती है, जबकि सभी प्रतिरोधों का विभवांतर क्या होता है सर? समान होता है। और मेरे मित्र इस टाइप का प्रश्न आपको आगे देखने को मिल जाएगा। आइए बात कर लेते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है। क्या पूछा जा रहा है कि 8 ओम और 12 ओम के दो प्रतिरोध ए और बी 6 वोल्ट की बैटरी के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित है। यदि V1 और V2 क्रमशः ए और बी के सिरों पर विभव पात हैं तथा I1 और I2 उनसे होकर प्रवाहित होने वाली धारा है, तो V1 और V2 का अनुपात और I1 और I2 का अनुपात क्या होगा? मेरे मित्र आप सभी कहेंगे कि गुरुजी इसको सॉल्व करने में तो हमको बहुत ज्यादा माथापच्ची करना होगा। चला जी कोई माथापच्ची आपको करने की जरूरत नहीं है। पहला चीज तो यहां पे हिंट ये दिया है कि 8 ओम और 12 ओम के दो प्रतिरोध श्रेणी क्रम में संयोजित हैं। तो आप क्या कहेंगे कि गुरुजी टोटल प्रतिरोध हमारा 20 ओम हो गया। टोटल प्रतिरोध कितना हो गया? 20 ओम हो गया। और याद रखिएगा क्या कि सर जब भी सीरीज कॉम्बिनेशन की बात की जाएगी, तो आप सभी याद रखेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन में धारा क्या होता है सर? समान होता है, आई समान होता है। और भी चला जी आप कहेंगे सर प्रत्येक प्रतिरोध के लिए अलग अलग होता है। प्रत्येक प्रतिरोध के लिए क्या होता है? अलग अलग होता है। क्या होता है सर? अलग अलग होता है। मेरे मित्र अगर हम यहां पे इस क्वेश्चन को समझने के लिए एक डायग्राम बनाएं, तो आप क्या कहेंगे कि गुरुजी अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन टू रेसिस्टेंस आर कंबाइंड टुगेदर इन अ सीरीज कॉम्बिनेशन। तो हम यहां पे कहेंगे कि सर ई वाला 8 ओम है और ये क्या है? 12 ओम। चला जी आप सभी ध्यान में रखेंगे कि अगर हम इसको बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो बैटरी का विभवांतर कितना है सर? तो 6 वोल्ट की बैटरी से इसको जोड़ा जा रहा है, तो ये 6 वोल्ट हो गया। आप सभी को मैंने अभी जस्ट बताया कि इससे आई जो धारा बहेगी वो क्या होगा? समान होगा, विभवांतर अलग अलग होगा। तो मेरे मित्र इससे जो धारा बहेगी वो क्या होगी? सेम। लेकिन इस दोनों प्रतिरोध का विभवांतर क्या होगा सर? इसका एक का V1 होगा और यहां पे दूसरे का क्या होगा? आप सभी याद रखना V2। क्यों? क्योंकि सर समांतर क्रम में जो प्रतिरोध होते हैं उससे श्रेणी क्रम में जो प्रतिरोध होते हैं सर उससे समान धारा बहती है, लेकिन विभवांतर क्या होता है? अलग अलग होता है। तो आपसे पहले यह कहा जा रहा है कि यदि V1 और V2 क्रमशः ए और बी के सिरों पर विभव पात है, V1 आपका और V2 आपका ये प्रतिरोध A और ये प्रतिरोध B के सिरों पर क्या है? विभव पात है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि V1 बटा V2 क्या होगा? आप कहेंगे कि गुरुजी यहां पे V जो है वो तो हम ओम के लॉ से निकाल सकते हैं, और ओम के लॉ से तभी निकाल सकते हैं जब हमको ये पता हो कि 8 ओम प्रतिरोध से कितना धारा बह रही है। आप क्या कहेंगे कि गुरुजी तो आसान तो है, यहां पे प्रतिरोध हमारा 20 ओम है और विभवांतर हमारा 6 वोल्ट है, तो इस दोनों ही प्रतिरोध से कितना धारा बहेगी ये तो हम निकाल सकते हैं, क्योंकि बहना तो समान धारा है। तो आप कहेंगे गुरुजी
आई इक्वल टू हम भी बटा आर लिखेंगे। क्या लिखेंगे? आई इक्वल टू भी बटा आर। और ध्यान दीजिएगा कि यहां पे भी कितना है, आप कहेंगे 6, और टोटल प्रतिरोध आपका कितना है, श्रेणी क्रम में जुटा हुआ है, तो आप कहेंगे सर 6/20 हो जाएगा हमारा क्या, धारा, यानी कि 6/20 एम्पियर। ध्यान रखेंगे कि ये जो 6/20 एम्पियर है, ये जो 6/20 एम्पियर है चला जी, ये क्या होगा, इस दोनों प्रतिरोध से बहेगा। क्या होगा? इस दोनों प्रतिरोध से बहेगा। तो आप कहेंगे कि गुरुजी अब अगर हम यहां पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चले तो हमारा V1 क्या होगा, आप कहिएगा IR1। क्यों? क्योंकि धारा तो दोनों से समान बहनी है मेरे मित्र। V1 IR1 होगा तो I आपका कितना है, 6/20, R1 कितना है गुरुजी 8 ओम। आप अगर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या कहिएगा कि ये हो जाएगा हमारा 8 छा के 48, 48/20, 8 छा के 48 और 48/20। इसको हम लोग डिवाइड करें क्या, आप कहेंगे सर शॉक से कर सकते हैं, 24 दूना 48 हो जाएगा, 2 दहाई के 20 हो जाएगा, और सॉल्व होगा क्या, 12 दूना 24, और ये क्या हो जाएगा 2 पंचे 10, यानी कि V1 आपका कितना हो गया, आप कहेंगे सर V1 हमारा 12/5 हो गया। कितना? 12/5। ध्यान देंगे V2 निकाल लेते हैं यहाँ पे, IR2 आपका R कितना है सर 12। मेरे मित्र ध्यान दीजिएगा कि 6/20 अगुना ये क्या हो जाएगा 12, तो हम लोग क्या कहेंगे 12 छा के 72 बटा 20। यहाँ पे 36 दूना कितना हो जाएगा, 36 दूना आप कहेंगे, सॉरी 36 नहीं, दो से इसको हम करेंगे तो 36 दूना 72 हो जाएगा, और 2 दहाई के 20, ये कितना हो जाएगा सर, अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो 18 दूना 36 और 2 पंचे 10, यानी कि ये हो गया आपका 18/5। कितना हो गया 18/5। आइए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन V1/V2 हम लोग निकाल लेते हैं। V1 कितना है हमारा, आप कहेंगे 12/5। अच्छा V1/V2 निकाल रहे हैं तो जिला जी ये क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर V2 तो ऐसे भी हमारा डिवाइड में आएगा, डिवाइड करेंगे तो कहेंगे गुना, तो हम लोग कहेंगे सर ये हो जाएगा 5/18, ये और ये कैंसिल। अब देखिए अगर आप इसको सॉल्व करते तो क्या कहेंगे सर 2 छा के 12, 2 नमा 18। ध्यान देंगे जब हम लोग इसको और सॉल्व करेंगे तो आप कहेंगे 3 दूना 6 और 3 तिया 9, यानी कि V1/V2 आपका कितना आ गया, V1/V2 कितना आ गया 2/3। V1/V2 कितना आ गया 2/3। अब मेरे मित्र एक चीज तो आपको मिल गया है कि ये V1/V2 2/3 होगा, चूंकि धारा दोनों से समान बहेगी तो I1/I2 क्या होगा, आप कहेंगे 1। भाई दो समान संख्या का अनुपात कितना होता है, आप कहिएगा 1 होता है। तो यहां पे कहा जा रहा है I1 और I2 क्या होगा, तो आप कहेंगे सर श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है और दोनों से समान धारा बहेगी तो समान संख्या का अनुपात तो 1 होगा, तो हम ये कहेंगे कि सर हमारा जो आंसर होगा वो 2/3 और 1 होगा। बिल्कुल सर, तो देख लीजिए किस ऑप्शन में है, आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर सी में है। क्या है सर 2/3 और 1। मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन को आप आसानी से समझ पाए होंगे। आइए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन नंबर 6, बड़ा ही सरल सा सवाल ये भी कि समान मोटाई एवं क्रमशः L और 4L लंबाई वाले दो तार A और B पर विचार कीजिए। क्या विचार करना है कि यदि A और B के प्रतिरोध क्रमशः 0.5 ओम और 2.0 ओम है तो A की प्रतिरोधकता और B की प्रतिरोधकता का अनुपात कितना होगा। प्रतिरोध का अनुपात नहीं पूछा जा रहा है, प्रतिरोधकता का अनुपात पूछा जा रहा है। आप कहेंगे ये कैसे सॉल्व करेंगे, मेरे मित्र जो क्वेश्चन में कह रहा है उसके अनुसार चलेंगे, आंसर आएगा आपका। ध्यान देंगे कि समान मोटाई एवं क्रमशः L और 4L लंबाई वाले दो तार हैं। मतलब क्या कि सर हम एक तार ये लेते हैं और दूसरा तार हम ये लेते हैं, ठीक है। अब इसकी जो लंबाई है वो क्या है, तो सर इसका भी लंबाई L और इसका भी लंबाई L, ठीक। अच्छा सॉरी, यहाँ पे लंबाई जो है वो L है और 4L है, यानी कि एक की लंबाई L है और दूसरी की लंबाई क्या है सर 4L है। क्या कहा जा रहा है कि सर मोटाई इसकी समान है। मेरे मित्र ध्यान देंगे कि मोटाई से इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल हम लोग रिलेट करते हैं, यानी कि क्रॉस सेक्शन एरिया इसका भी समान है और क्रॉस सेक्शन एरिया इसका भी समान है। आपसे ये पूछा जा रहा है कि अगर यहां पे इसका R जो है 0.5 ओम हो और इसका R जो है वो 2.0 ओम हो, यानी कि 2 ओम हो, तो इस दोनों में यानी कि अगर इसके प्रतिरोधकता को रो 1 से रिप्रेजेंट करे और इसके प्रतिरोधकता को रो 2 से रिप्रेजेंट करे, तो आपसे सवाल ये करा जा रहा है कि रो 1 इज टू रो 2 इक्वल टू व्हाट। ये चीज आपको बताना है।
क्या कहोगे सर? बहुत ही सरल सा क्वेश्चन है। कैसे? तो हम सबों को मालूम है कि प्रतिरोध आर इक्वल टू क्या होता है? रो एल बटा ए। तो हम लोग रो एल इक्वल टू आर ए कह सकते हैं और रो इक्वल टू क्या कहेंगे? आर ए बटा एल कहेंगे। क्या कहेंगे? आर ए बटा एल कहेंगे। मेरे मित्र आप सभी ध्यान देना कि यहां पे अगर हम रो वन इक्वल टू लिखना चाहें तो आप क्या कहेंगे कि गुरुजी आर, और चूंकि अनुप्रस्थ काट समान मोटाई कहा जा रहा है तो अनुप्रस्थ काट दोनों का सेम होगा, तो आर ए बटा क्या हो जाएगा सर? लंबाई एल लिखेंगे हम लोग। एल ये होगा या नहीं होगा? आप कहेंगे बिल्कुल। ध्यान देंगे R2 की अगर हम लोग बात करेंगे तो क्या कहेंगे कि गुरुजी फॉर्मूला सेम होगा, आर ए दोनों का मोटाई समान है तो अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल सेम होगा, खाली लंबाई 4L हो जाएगा। मेरे मित्र ध्यान दीजिएगा, आपने सिर्फ लंबाई का वैल्यू पुट करा है, आपने प्रतिरोध का वैल्यू पुट नहीं करा है। तो आप कहेंगे कर दीजिए। कितना है प्रतिरोध? 0.5 A बटा L। यहां पे प्रतिरोध कितना है गुरुजी? 2 ओम, तो यहां पे 2A बटा 4L कर दीजिए। ध्यान दीजिएगा कि 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये इसको काट भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप कहेंगे सर ये तो हमारा हो जाएगा 1A, या सीधे सीधे हम A लिख सकते हैं, A बटा 2L हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा, यहां पे तो कोई कटने वाला बातें नहीं है। क्या कहिएगा कि सर जी अब रो 1 बटा रो 2 निकाल लीजिए। कैसे? तो आप कहेंगे रो 1 0.5A बटा L, अब बटा रो 2 है तो सर ई वाला टर्म तो भागे में होगा, तो हम लोग ऐसे पहले ही गुना करके लिख देते हैं कि 2L ऊपर चल जाएगा। अब बचा नीचे क्या आ जाएगा? ए। आप कहेंगे सर इसको कैंसिल कर दीजिए, इसको कैंसिल कर दीजिए। 0.5 इंटू 2 क्या कहिएगा? आप कहिएगा सर 1। आधा को 2 बार गुना कीजिएगा तो 1 के ना होगा। देख लीजिए किस ऑप्शन में। आप कहेंगे सर 1 जो है वो हमारे ऑप्शन नंबर बी में है, तो आपके इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मेरे मित्र इसमें कोई लाग लपेटा नहीं था। आपसे क्वेश्चन कहा जा रहा था कि समान मोटाई एवं क्रमशः L और 4L लंबाई वाले दो तार, जो दो तार हैं उसकी मोटाई समान है। मोटाई समान है मतलब क्या? क्रॉस सेक्शन एरिया समान है। मोटाई समान है मतलब क्या हुआ? क्रॉस सेक्शन एरिया समान है। तो हमने क्या दिया? चलो सर इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए, दोनों समान है, लेकिन एक की लंबाई L और दूसरे की लंबाई क्या है? 4L। तो सर दोनों की लंबाई को अलग कर दिया। हम लोग को मालूम है कि प्रतिरोधकता, जिसको हम लोग स्पेसिफिक रेसिस्टेंस के रूप में जानते हैं, इसका फॉर्मूला होता है प्रतिरोध गुना अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल बटा लंबाई। बस वैल्यू पुट करते गए और सर एक वक्त ऐसा आया कि हमारा आंसर भी हमारे सामने आ गया। तो मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन को भी आप समझ पाए होंगे। आइए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन बड़ा ही सरल सा है। आपसे पूछा जा रहा है कि एक ग्रह की परिधि 36,000 किलोमीटर है। यदि ग्रह कोई अन्य गति नहीं करता है और इसे एक पूर्ण घूर्णन में 20 घंटे का समय लगता है, तो उसकी मध्य रेखा पर स्थित एक बिंदु की गति ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन बहुत ही नॉर्मल है, आपको थोड़ा भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप सबों को मालूम है कि ग्रह की जो आकृति होती है सामान्यतः गोलीय होती है, और जो आपका इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के थ्रू, यानी कि इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन 2006 के अनुसार ग्रह की परिभाषा भी दी गई थी, तो उसमें बताया गया था कि ग्रह अगर है कोई चीज तो वो क्या होना चाहिए? गोलीय होना चाहिए। तो हम मान लेते हैं कि सर ये हमारा कोई ग्रह है, ठीक है। अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ग्रह की परिधि 36,000 किलोमीटर है। तो चला जी, परिधि का मतलब क्या हुआ कि सर अगर ये सेंटर है, हम मान के चले तो हम लोग कहेंगे सर यहां से लेकर के ये यहां तक की जो टोटल लंबाई होगी वो इसकी परिधि होगी। अच्छा चला जी, अगर हम मानते हैं कि ग्रह हमारा वृत्ताकार है तो यहां पे आप कहेंगे वृत्त की परिधि हो जाएगी। वृत्त की परिधि के लिए आपने कई बार फॉर्मूला याद करा है, 2πr। क्या होता है सर? फॉर्मूला 2πr। मेरे मित्र ध्यान देंगे, क्या हम यहां पे 2πr इक्वल टू 36,000 किलोमीटर लिख सकते हैं? चला जी, आप कहेंगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या कहा जा रहा है कि इसे एक पूर्ण घूर्णन में 20 घंटा का समय लगता है, मतलब यहां से चलता है और सर यहां से चलते चलते ये यहां पे पहुंचता है, तो इसको टोटल टाइम कितना लगता है? गुरुजी इसको 20 घंटा का समय लगता है, कह रहा है। तो इसकी मध्य रेखा इक्वेटर क्या होगा सर जी? उसका इस भाग से यहां भाग तक का जो सर लाइन होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? इक्वेटर। मेरे मित्र इसी को हम लोग क्या कहते हैं सर? आप कहेंगे व्यास भी कहेंगे। ध्यान देंगे कि अगर यहां पे कोई बिंदु है जो चक्कर लगा रहा है, इस बिंदु चक्कर लगा रहा है, तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि इस बिंदु की गति क्या होगी, यानी कि v इक्वल टू व्हाट। बताइए सॉल्व होगा? आप कहेंगे कि सर आप ही ने तो बताया है
कि वृत्तीय गति में जब भी हम लोग वेग की बात करते हैं तो v इक्वल टू 2πr/t कहते हैं, और दोनों दिया हुआ है 2πr 36,000, अब बटा टाइम कितना है 20। ध्यान देंगे किलोमीटर में है, आवर में है, सॉल्व करने में कोई बुराई नहीं है। क्या कहिएगा, इसको कैंसिल कर दीजिए और ये क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर 1800 क्या किलोमीटर पर आवर, 1800 किलोमीटर पर आवर। लेकिन आपको यहां पे ऑप्शन किस में दिया हुआ है, मीटर पर सेकेंड में, तो कोई दिक्कत नहीं है। किलोमीटर पर आवर को हम लोग 5/1800 से गुना कर देंगे, हमारा मीटर पर सेकेंड में वैल्यू आ जाएगा। आप कहेंगे 1800 गुना 5/18, क्या कहिएगा कि सर जी ये हो जाएगा 500 मीटर पर सेकेंड। तो ये बताइए आंसर, आप कहेंगे ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा सर, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आइए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, बड़ा ही सरल सा, कि पानी में पूरी तरह से डुबोया जाने पर एक धातु के टुकड़े का आभासी द्रव्यमान 60 ग्राम है। कह रहा है कि यदि इस धातु के टुकड़े का आपेक्षिक घनत्व 2.5 है तो इसका वास्तविक द्रव्यमान आपको ग्राम में ज्ञात करना है। बताइए नहीं बनेगा। मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखना कि जब भी हम लोग इस टाइप के प्रश्न की बात करेंगे कि आभासी द्रव्यमान इतना है तो उसका वास्तविक द्रव्यमान क्या होगा, आपेक्षिक घनत्व दिया हुआ है, तो आपको यहां पे एक फॉर्मूला याद रखना होगा कि आपेक्षिक घनत्व जो है वो किसके बराबर होता है। तो सर वस्तु का वायु में भार बटा आभासी भार के बराबर होता है, अब चला जी किसी भी वस्तु का वायु में भार क्या होगा, वास्तविक भार ना होगा। तो आप ये भी कह सकते हैं कि सर आपेक्षिक घनत्व जो है वो वास्तविक भार बटा आभासी भार होता है, बिल्कुल चलेगा। लेकिन ये इस फॉर्म में याद रखेंगे तो सर आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगी। अब आपको कोई पूछ देगा कि आपका हवा में भार क्या होगा, तो आप कहेंगे सर लगभग वास्तविक भार के बराबर होगा। तो आप क्या कहेंगे कि आपेक्षिक घनत्व 2.5 दिया हुआ है और वायु में भार यानी कि वास्तविक भार की बात कर रहे हैं, तो यहां पे हम इसको वास्तविक भार लिख सकते हैं। और आभासी भार कितना है सर, डुबोए जाने पर आभासी द्रव्यमान 60 ग्राम है, तो हम इसको 60 ग्राम कह सकते हैं। क्या कहेंगे कि सर जी वास्तविक भार इक्वल टू क्या हो जाएगा, 60 इंटू 2.5, पॉइंट हटाइए नीचे 10 छाके 60, 25 छाके 150, 6 5 30, 6 2 12 3 15, क्या हो गया सर 150 ग्राम। सही आंसर देख लीजिए कहां पे है, ऑप्शन नंबर सी में। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। आइए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन नंबर 9 आपसे पूछा जा रहा है कि 80 न्यूटन भार वाले लकड़ी की एक घनाकार टुकड़े की लंबाई सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए अगर जी का वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। ध्यान दीजिएगा ये टाइपिंग मिस्टेक है, इसको हम 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पढ़ेंगे। और यहां पे लकड़ी का घनत्व कितना दिया हुआ है, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। चला जी बेसिक साइंस एंड ईडी का सवाल है जो आपके एएलपी 2019 में सीबीडी 2 का एग्जाम हुआ था, उसमें पूछा गया था। आप कहेंगे सर ये कैसे बनाएंगे, सरल सा क्वेश्चन है। चला जी आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि 80 न्यूटन भार वाले लकड़ी के एक घनाकार टुकड़े की लंबाई सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए, जबकि लकड़ी का घनत्व दिया हुआ है और जी का वैल्यू दिया हुआ है। क्या कहेंगे कि सर अगर लकड़ी का घनत्व दिया हुआ है यहां पे, तो जरूर यहां पे घनत्व जो है वो द्रव्यमान और आयतन का रिलेशन होता है, तो द्रव्यमान और आयतन पे यहां पे खेला होगा, बिल्कुल चला जी। आप पहले द्रव्यमान निकालने की कोशिश कीजिए कि जो लकड़ी के घनाकार टुकड़े की बात की जा रही है उसका द्रव्यमान कितना है। तो आप कहेंगे सर क्वेश्चन में भार दिया हुआ है 80 न्यूटन, द्रव्यमान वेट जो है वो mg के बराबर होता है। तो हम यहां पे ये कहेंगे कि चूंकि w इक्वल टू mg, इसीलिए क्या कहिएगा कि सर लकड़ी का द्रव्यमान क्या हो जाएगा। आप कहेंगे भार दिया हुआ है 80 न्यूटन, तो मास हमें निकालना है, जी का वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड। आप कहेंगे सर m इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे 80/10, ये कट के कितना हो गया सर, मास तो हमने निकाल लिया 8 kg। मास हमने कितना निकाल लिया 8 kg। अब हम इसको आगे कैसे सॉल्व करेंगे, मेरे मित्र ध्यान दीजिएगा कि ये जो मास आपका 8 kg आया है, तो आप सबों को मालूम है कि जो घनत्व होता है वो क्या होता है, मास बटा वॉल्यूम होता है। क्या होता है सर, मास बटा वॉल्यूम होता है। आप सभी यहां पे ये ध्यान में रखना कि लकड़ी का घनत्व 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है, तो ये किसके बराबर होगा,
1000 केजी पर मीटर क्यूब के बराबर होगा। किसके बराबर होता है? 1 ग्राम सेंटीमीटर पर क्यूब 1000 केजी पर मीटर क्यूब के बराबर होता है। तो यहां पे हम जो सॉल्व करेंगे वो केजी पर मीटर क्यूब में करेंगे और आंसर जब लाएंगे तो वहां पे मीटर को सेंटीमीटर में बदल लेंगे। अब ध्यान देंगे, क्योंकि घनत्व इक्वल टू मास बटा वॉल्यूम होता है। घनत्व इक्वल टू क्या होता है? मास बटा वॉल्यूम होता है। तो घनत्व मालूम है, मास मालूम है, तो हम वॉल्यूम नहीं निकाल सकते हैं। आप कहेंगे सर हमको निकालना है घनाकार टुकड़े की लंबाई और आप मास और वॉल्यूम बता रहे हो। चला, आयतन जो है, किसी घन का आयतन क्या होता है? तो आप कहेंगे सर भुजा क्यूब होता है। घन का आयतन क्या होता है? अगर हम आपसे ये पूछें कि आप हमें ये बताइए कि घन का आयतन क्या होगा, यानी कि घन का भी क्या होगा, आप कहेंगे सर जी भुजा क्यूब हो जाएगा। तो चला जी घन का भुजा क्या होगा? आप कहेंगे सर जी घन का भुजा जो हो जाएगा वो सर 3 रूट घन का भी हो जाएगा। होगा या नहीं होगा? आप कहेंगे बिल्कुल। तो हम लोग यही कोशिश कर रहे हैं कि पहले आयतन निकाल ले, फिर हम भुजा तो आसानी से निकाल लेंगे। क्या कहोगे कि सर जब आप इतना कर ही दिए हैं तो यहां पे घनत्व चूंकि मास बटा वॉल्यूम होता है तो हम कह सकते हैं, इसीलिए क्या नहीं, इसीलिए पहले मत लिखिए, चूंकि यहां पे लिखिए रो। ध्यान में रखेंगे कि घनत्व को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? रो से। तो रो इक्वल टू क्या होता है? आप कहेंगे सर जी मास बटा वॉल्यूम, मास बटा वॉल्यूम। ध्यान देंगे कि यहां पे रो आपका कितना है? सर लकड़ी का घनत्व आपने बोला 1000 केजी पर मीटर क्यूब लेने, ले लीजिए सर 1000। मास आपका सर 8। अच्छा वॉल्यूम कितना है यहां पे? आप कहेंगे सर वॉल्यूम में तो हमको निकालना है। क्या कहिएगा? आप सभी कहेंगे कि गुरुजी 1000 गुना भी इक्वल टू 8 हो जाएगा। अच्छा भी इक्वल टू क्या हो जाएगा? 8 बटा 1000। अच्छा चला जी 8 बटा 1000 को 8 बटा 10 पर पावर 3 नहीं लिख सकते हैं? आप कहेंगे शौक से लिख सकते हैं। क्या यह वैल्यू को चला जी 8 गुना 10 टू द पावर -3 नहीं लिख सकते हैं? आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं। आयतन कितना हो गया? सर जी आयतन 8 गुना 10 पर पावर 3 हो गया, 10 पर पावर -3 हो गया। अच्छा भुजा निकालना है। आप क्या कहेंगे कि सर जो घन का भुजा होगा वो क्या करेंगे? तो सर घन के आयतन का हम लोग घनमूल निकाल लेंगे। तो आराम से सर सॉल्व कीजिए ना कि सर जी यहां पे भुजा इक्वल टू हो जाएगा सर घन का जो आयतन है, घन का जो आयतन है उसका वर्गमूल 8 गुना 10 टू द पावर -3। क्या कहेंगे कि सर इसको हम 3 बार 2 इंटू 10 टू द पावर -3 2 इंटू 10 टू द पावर -3 नहीं 2 इंटू 10 टू द पावर -1। चला जी इसी फॉर्मेट को आप 2 इंटू 10 टू द पावर -1 2 इंटू 10 टू द पावर -1 फिर 2 इंटू 10 टू द पावर -1 लिखेंगे तो क्या कोई रोक लेगा? आप कहेंगे नहीं। क्योंकि यहां पे घनमूल निकालना है तो आप कहेंगे 3 गो में से एगो निकलेगा। तो भाई मेरे 3 गो में से एगो निकलेगा, बिल्कुल सही बात है। तो क्या हम यहां पे 2 इंटू 10 टू द पावर -1 नहीं कह सकते हैं क्या? ध्यान देंगे कि ये जो वैल्यू आया है ये किस में आया है? सर मीटर में आया है। लेकिन आपको क्या बताना है? आपको बताना है कि सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए। मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं? आप कहेंगे सर 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है, तो मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए हम लोग 100 से गुना करेंगे। अच्छा 100 को 10 टू द पावर 2 लिख सकते हैं ना? आप कहेंगे बिल्कुल। तो चला जी अगर हम इसको 10 टू द पावर 2 से गुना कर दे तो क्या कहिएगा कि सर ये दोनों का बेस समान है और प्लस माइनस माइनस आप कहेंगे बड़ा वाला साइन रहेगा, तो 2 इंटू 10 टू द पावर 1 हो जाएगा। 2 इंटू 10 टू द पावर 1 आप कहेंगे सर यह 20 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पे 10 टू द पावर 1 है मतलब वैल्यू कितना है सर? 10 ना। तो 10 दूना 20, 20 क्या? आप कहेंगे 20 सेंटीमीटर। सही आंसर क्या हो जाएगा? आप कहेंगे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मेरे मित्र मैंने इसमें कुछ नहीं करा है। क्वेश्चन में कहा जा रहा था कि 80 न्यूटन भार वाले लकड़ी के घनाकार टुकड़े की लंबाई सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए। तो हमने पहले क्या करा कि सर जो 80 न्यूटन भार वाला लकड़ी का टुकड़ा था उसका द्रव्यमान निकाल लिया और इस द्रव्यमान के सहारे हमने क्या करा? तो सर जो इसका आयतन है वो निकाल लिया, चूंकि घनत्व दिया हुआ था। और फिर सर जब आयतन निकल गया तो घनाकार भुजा तो हम आसानी से निकाल सकते हैं, बाकी का सर कैलकुलेशन है। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। आइए बात कर लेते हैं सर अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन बड़ा ही सरल सा कि यदि किसी आवेश Q को 8 वोल्ट विभवांतर वाले 2 बिंदुओं के बीच हस्तांतरित करने में किया गया कार्य 36 जूल है तो Q का मान कूलम में ज्ञात कीजिए। बड़ा ही सरल सा क्वेश्चन है। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि यहाँ पे जो 2 बिंदु कही जा रही है वो ये है कि विद्युत क्षेत्र के अंतर्गत मान लीजिए ए बिंदु
एक बिंदु ए है और एक बिंदु आपका बी है। इसमें कहा जा रहा है कि यदि किसी आवेश q को, मान लीजिए ये q आवेश है और यहां से कोई व्यक्ति इस q आवेश को अपने से ढोते हुए कहां तक ले जा रहा है सर, बी पे ले जा रहा है, तो इसको कितना जूल कार्य करना पड़ रहा है, 36 जूल कार्य करना पड़ रहा है। कितना जूल, 36 जूल। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि ये q का वैल्यू कितना है, ये q का वैल्यू कितना है, जबकि ये जो विभवांतर है यानी कि विभवों का अंतर है दोनों के बीच, वो कितना है सर, 8 वोल्ट। क्या कहिएगा कि सर किसी विद्युत क्षेत्र के अंतर्गत, किसी विद्युत क्षेत्र के अंतर्गत दो बिंदुओं के बीच प्रति एकांक आवेश को ले जाने में जो कार्य किया जाता है वो हमारा विभवांतर होता है। और विभवांतर इक्वल टू फॉर्मूला V इक्वल टू डब्ल्यू बटा क्यू होता है। तो हम लोग यहां से ये कहेंगे कि वी क्यू इक्वल टू डब्ल्यू हो जाएगा। और अब लो आपको Q निकालना है तो आप कहेंगे सर Q इक्वल टू हमारा W बटा V हो जाएगा। W 36 है और V हमारा कितना है सर जी 8। मेरे मित्र जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या कहेंगे, आप कहेंगे सर ये हो जाएगा हमारा 18 दूना 36 और 2 चौका 8 और कटेगा क्या सर, 2 नमा 18 और 2 दूना 4, 9 बटे 2 4.5। सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो मेरे मित्र ये आपका आज का टोटल 10 क्वेश्चन था जिसको मेरे ख्याल से आप सभी आसानी से समझ पाए होंगे। साथ ही आप सबों को एक इंपॉर्टेंट सूचना भी देना था कि बहुत सारे मित्रों का लगातार ये डिमांड था कि गुरुजी आपके जो कोर्सेज हैं द लॉजिकल साइंस एप्लीकेशन पे, उस पे ऑफर कब आएगी। तो मेरे मित्र ये ऑफर आपका कल से ही स्टार्ट है। जो ऑफर है वो 12 से 16 अगस्त के लिए एप्लीकेबल है और इसमें जितने भी बैच हैं सर, जो भी रनिंग बैच हैं वो सभी आपको 50% डिस्काउंट के साथ मिल रहा है। चाहे वो हमारा फिजिक्स द गेम चेंजर हो या फिर एएलपी एंड टेक साइंस कॉम्बो बैच हो या फिर सर योगदान एनसीईआरटी साइंस फाउंडेशन बैच हो, सभी को आप सर 50% डिस्काउंट में अभी 12 से लेकर के 16 अगस्त के बीच में परचेज कर सकते हैं। अगर आपको इन बैच से संबंधित किसी भी तरह की और जानकारी चाहिए तो मेरे मित्र ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है या आप इंक्वायरी नंबर बोल लो, आप इस नंबर पे व्हाट्सएप या फिर कॉल करके इस बैच से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ध्यान में रखेंगे कि ये सभी कोर्सेज आपको कहां मिलेंगे, तो द लॉजिकल साइंस एप्लीकेशन पे मिलेगा जिसको आप अपने फोन के गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ ही उम्मीद करते हैं कि ये न्यूमेरिकल सेशन आप सबों को अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और हाँ, अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि इस तरह के एग्जाम रिलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसको सबसे पहले देख पाओ। मिलते हैं फिर अगले वीडियो सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।